ओके, सो आज हम लोग बहुत शॉर्ट में ख़त्म करने वाले हैं अधिगम शिक्षण की फोर्थ यूनिट को। फोर्थ यूनिट का लास्ट पॉइंट है ये, संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर अंतर। आप उसमें सिलेबस में एक बार देख सकते हैं संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर अंतर। ठीक है, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है, संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर अंतर क्या होता है। ठीक है, तो जब हम इनकी बात करते हैं संज्ञानात्मक क्षमताओं की, तो कभी भी आप हिंदी की बात कर लीजिए या फिर किसी भी विषय की बात कर लीजिए, उसमें ये वर्ड होते हैं सु, बो, प, ली। कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो इन चारों को ही अपन लिख सकते हैं। सुबोपली मतलब होता है जब कोई बालक किसी चीज़ को सुनकर, बोलकर, पढ़कर या लिखकर, ठीक है, अपने क्या करता है, भाव व्यक्त करता है। ठीक है, अपनी संवेदना हो गया या अपना भाव हो गया या विचार हो गया, ठीक है, चिंतन हो गया। ठीक है, तो एक कोई भी जो बालक होता है, सामान्य बालक, वो किसी चीज़ को सुनकर, बोलकर, पढ़कर या लिखकर उसके प्रति अपनी संवेदना, भाव, विचार या चिंतन प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर दिख रहा है ना, हाँ, तो उसी के आधार पर जब कोई बालक में वो चिंतन, मतलब ये सब चीज़ें जो होती है वो कम होती है। ठीक है, किसी बालक में वो कम होती है, किन बालक में सामान्य होती है और किसी बालक में अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें हम 4 प्रकार के बालकों को पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसी के आधार पर जो अंतर है वो 4 रूपों में किया हुआ है। तो सामान्य बालक जो होता है वो 90 से 109 या 110 तक कर लो। किसके मैसेज आ रहे हैं? ठीक है, तो सामान्य जो होता है वो बालक 90 से 110। हम देखो बुद्धि की बात करें, संज्ञानात्मक मतलब संज्ञान मतलब आप कितना जानते हो, तो इसमें केवल बुद्धि की बात होगी, IQ की बात होगी। ठीक है, तो जो सामान्य बालक होता है वो 90 से 100 तक का जानता है। सबसे अधिक जो हम पढ़ने वाले हैं गिफ्टेड चाइल्ड को, उसका 140 से ज़्यादा होता है, और कम जो होता है वो 90 से कम होते हैं, 90 से कम होते हैं। ठीक, तो अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं 4 जो हमारे है लोग, बालक, और उसमें लिखना आंसर कैसे है और क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। बस एक को याद कर लेंगे तो हमको चारों ही समझ में आ जाएंगे कि चारों को लिखना कैसे है। ठीक, सबसे पहले इसको अपन ने डिवाइड कर लिया 4 में, दिख रहा है? ठीक है, ठीक, 4 में डिवाइड कर लिया। सबसे पहला होता है अधिगम निर्योग्य बालक। अधिगम निर्योग्य बालक अगर क्वेश्चन में आता है, या आपको आता है मंद सीखने वाले बालक, ये बस घुमाने के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ करिए पर उसका आंसर एक ही आएगा, मंद सीखने वाले बालक। ठीक, वो एक ही आएगा। फिर एक हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मंद बुद्धि बालक को। ठीक है, एक हो जाएगा वाक विकार। देखिए वाक विकार थोड़ा अलग ही है, ठीक है, इसको हम मतलब लास्ट में करेंगे। और एक होता है प्रतिभाशाली। इन तीनों का आप पहले देख लेते हैं, फिर हम लास्ट में वाक विकार को समझेंगे कि वाक विकार क्या होता है। क्लियर? सबसे पहले अधिगम निरोग्य, मतलब इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आता है कि अधिगम निरोग्य बालक क्या होते हैं, या मंदबुद्धि बालक क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक क्या होता है, या वाक विकार बालक कौन होते हैं, तो क्या चीज़ें आ सकती हैं आपको क्वेश्चन आएगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए उसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है, उसका कारण क्या है और उसके उपाय क्या है। ठीक, तो आपको ये चारों चीज़ें, इन चारों में हम समझेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे, ध्यान देना। ठीक है, तो अधिगम निरोग्य बालक या फिर मंद सीखने वाला बालक वे बालक होते हैं जिनका बुद्धि लब्धि 60 से 90 के मध्य होती है। कितनी होती है? 60 से 90 के मध्य। ठीक, मंद बुद्धि बालक वो होते हैं जिनकी 90 से 25 तक पहुंच गई है। देखा, 25 तक, 90 से 25 के मध्य होती है। अब तुम बोल रहे हो कि इसमें भी तो आ जाएगा वो, हाँ, क्योंकि मंद सीखने वाला बालक भी इसका एक प्रकार है, मंद बुद्धि बालक का। ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, उसके प्रतिभाशाली बालक का हमने देख लिया 140 से ऊपर होता है। क्लियर? अब हम इन तीनों को मतलब परिभाषा तो हम सबकी ये लिखेंगे कि अधिगम निरोग्य बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 60 से 90 के मध्य होती है। ठीक, अब उनकी विशेषता क्या आ जाएगी? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? विशेषता। उसकी विशेषता ये आ जाएगी, पहली विशेषता कि
सीखने की क्षमता कम होती है, ठीक है, सीखने की क्षमता कम होती है, किंतु असमर्थ नहीं होते हैं, हम उनको सिखा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगी कि इनके जो समायोजन मतलब एडजस्टमेंट करने में, समाज के हो जाए या फिर क्लास में हो गया, तो समायोजन में इनको कठिनाई होती है, बट इट डजेंट मीन कि वो समायोजन नहीं कर सकते, वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। रचनात्मकता में कमी, हम यही जितने पॉइंट्स हैं उसको तीनों में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना। रचनात्मकता में कमी होती है, कोई भी बालक को माइंड में सेट करके रखो कि वो बालक जो है वो अधिगम निरोगी बालक या मंद सीखने वाला बालक है, ठीक है, तो उसकी सीखने की क्षमता, जैसे कि बताया मंद सीखने वाला है तो सीखने की क्षमता तो कम होगी, किंतु वो असमर्थ नहीं होगा, ठीक है। समायोजन में कठिनाई होगी, रचनात्मकता में कमी होगी। मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, उस पर अपन कुछ अपने मन से भी थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है, की पॉइंट्स बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें, स्मृति हो गया, तर्क हो गया, ठीक है, चिंतन हो गया और विश्लेषण हो गया, तो ये कुछ टर्म्स होती हैं। विश्लेषण, तो इनकी समस्या हो सकती है, समस्या या फिर इनमें धीमी गति होती है, क्या होती है, धीमी गति होती है, क्लियर। ये आ जाएंगे इनकी विशेषताएं, ठीक। अगर आपको विशेषता लिखनी है मंद बुद्धि की, ठीक है, तो मंद बुद्धि की विशेषता क्या आ जाएगी भाई, मंद बुद्धि की विशेषता सीखने की क्षमता बहुत कम, क्या आ जाएगी, बहुत कम। अच्छा, सबसे पहले मंद बुद्धि के अपन प्रकार देख लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक। मंद बुद्धि बालक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उसमें से एक बालक होता है मंद सीखने वाला बालक, एक होते हैं मंद सीखने वाला, इसका IQ कितना होगा, वही 60 से 90, क्लियर, समझ में आ गई बात, मंद सीखने वाला, ठीक। दूसरा आ जाएगा अपना अल्प बुद्धि, तीसरा आ जाएगा अपना मूढ़ बुद्धि, और चौथा आ जाएगा लास्ट हमारा जड़ बुद्धि, ठीक। अब इसकी 60 से 90 है तो इसकी कितनी है, 50 से 60, कम होते जाएगी। इसकी है 25 से 50 और इसकी हो जाएगी 25 से भी कम, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो देखो इतना अपन को आ गया है कि जो अधिगम निरोगी बालक है तो उसमें 60 से 90 ये मंद सीखने वाला बालक भी यही इसकी विशेषताएं रहेंगी। अल्प बुद्धि की और कम हो जाएगी, मूढ़ बुद्धि की और कम हो जाएगी। देखा जाए तो जो अल्प बुद्धि बालक है ना उसको प्रशिक्षण के द्वारा सिखाया जा सकता है, जैसे कि हम मंद बुद्धि बालक को सिखा रहे हैं, लेकिन मूढ़ बुद्धि बालक को नहीं सिखाया जा सकता और जड़ बुद्धि बालक तो बोझ के समान होता है, ठीक। देखा जाए जड़ बुद्धि बालक की आयु मतलब एज जो इसकी लगभग 2 साल के बच्चे की होती है, वो बड़ा हो जाए तब भी, ठीक है। इसकी लगभग मान लो एज कितनी हो सकती है, 5 से 7 वर्ष के बच्चे की, और इसकी 10 वर्ष के बच्चे तक की, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये समझ में आ गया ना आपको। अगर हम एक की विशेषता कारण पढ़ लेंगे तो उसी को हम सभी में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको क्लियर कर लें। तो अधिगम निरोगी बालक, हमने परिभाषा देख ली कि वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 60 से समानतः 60 से 90 के बीच होती है, ठीक है। विशेषता क्या आ जाएगी, इनकी सीखने की क्षमता कम होती है किंतु ये असमर्थ नहीं होते हैं। समायोजन में कठिनाइयाँ होती हैं इनकी, ठीक है। रचनात्मकता में कमी होती है, स्मृति, तर्क, चिंतन, विश्लेषण इनकी समस्याएं होती है और इनकी धीमी गति होती है, ठीक। कारण सभी के कारण यही आएंगे, 2 ही कारण रहते हैं हमेशा से। एक होता है अनुवांशिकी कारण, सभी में गिफ्टेड में भी यही आएगा। अनुवांशिकी, वो गलत लिख दिया, अनुवांशिकी और पर्यावरणीय कार्य। देखो अनुवांशिकी तो हम सब लिख देंगे, माता पिता कि गर्भ के समय उसको कुछ प्रॉब्लम गई हो, ठीक है, या मतलब जन्म जो है वो समय पूर्व हो गया हो, मतलब ये सब चीज़ें अनुवांशिकी में हम लिख देते हैं, ठीक है। पर्यावरण में हम अगर क्वेश्चन छोटा लिखना है, आंसर छोटा लिखना है तो बस पर्यावरण लिख दो। अगर आंसर को लंबा करना है तो पर्यावरण में हम बहुत सारे पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, जैसे हमारा सामाजिक पर्यावरण कि बच्चे को अच्छा पर्यावरण नहीं मिला, समाज अच्छा नहीं मिला, ठीक है। वो आर्थिक स्थिति आ जाएगी उसमें उसकी, ठीक है। उसके बाद शैक्षिक वातावरण आ जाएगा कि स्कूल का वातावरण कैसा रहा, शिक्षा कैसे रहे, ठीक है। मादक पदार्थ आ जाएंगे, तो ये सब है उसका पर्यावरणीय वातावरण। तो ये कारण है कि अधिगम निरोगी बच्चे ऐसा क्यों है, उसका कारण ये है, पहला तो अनुवांशिकी,
ठीक है। और दूसरा आएगा पर्यावरणीय, मतलब पर्यावरण का भी उस पर पूरा इफेक्ट पड़ता है। अगर वो गरीब है तो उसको इतनी शिक्षा नहीं मिली, माता पिता भी शिक्षित नहीं थे, तो इसलिए वह मंदबुद्धि बालक रहा या अधिगम निरोगी बालक रहा। ठीक। शैक्षिक में अपन समझ सकते हैं कि विद्यालय में उतनी सामग्री नहीं रही, विद्यालय का स्तर जो था निम्न स्तर का था, शिक्षा निम्न स्तर की थी, शिक्षक निम्न स्तर के थे। ठीक है। मादक पदार्थ का सेवन, तो ये सब चीज़ें क्या जाएंगी इसके कारण में कि वो बच्चा ऐसा क्यों है। ठीक। यही चीज़ प्रतिभाशाली में अप्लाई होने वाली है कि उसका सामाजिक वातावरण अच्छा मिला, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, माता पिता शिक्षित थे, उसको शैक्षिक वातावरण अच्छा मिला। ठीक है। उच्च स्तर के शिक्षक मिले, मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया गया। ठीक है। मतलब उसकी जो मूल्य थे, नैतिक मूल्य भी उसमें थे। प्रतिभाशाली में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। पहचान कैसे कर सकते हो? पहचान तो वैसे देखो, अगर क्वेश्चन को डीप खींचना हो, अगर लॉन्ग आंसर में आ गया तो आप लिख सकते हो, आप योग्यता का निरीक्षण कर सकते हो। योग्यता निरीक्षण, आप उसकी योग्यता की वो कितना उसको आता है, कितना योग्य है। उसका भाषा परीक्षण कर सकते हो कि उसके शब्द कैसे हैं। ठीक है। भाषा परीक्षण हो गया। या फिर हम एक और परीक्षण कौन सा कर सकते हैं? उपलब्धि परीक्षण, कि उसने किस किस, मतलब ज़रूरी नहीं परीक्षा में ही, अन्य जो उपलब्धियाँ होती है, अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है उसमें उसका क्या उपलब्धि है, तो उपलब्धि परीक्षण कर सकते हैं। लास्ट हम साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे हम पहचान कर सकते हैं अधिगम की भी, मंदबुद्धि की भी, प्रतिभाशाली की भी। वाक विकार की भी कर सकते हैं। वाक विकार में वैसे ये सब की ज़रूरत नहीं है, तीनों को भी देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमने परिभाषा देख ली, विशेषता देख ली, कारण देख लिए, क्यों बच्चा ऐसा क्यों है। उपाय देख लेते हैं। हमने देखो पहचान भी देख लिए। उपाय क्या क्या कर सकते हैं? सभी में एक ही उपाय आएंगे। उपाय क्या करोगे? पहला तो तुम जो शिक्षण है, शिक्षण की विशेष विधि, यहाँ देख लें क्या उपाय। ये वाक विकार को हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है। उपाय, सभी के उपाय सेम आएंगे, मतलब अधिगम निरोगी आ जाएगा, या मंदबुद्धि आ जाएगा, या मंद सीखने वाले बालक आ गया। सभी का उपाय क्या आएगा? पहला तो उचित शिक्षण विधि, उचित अधिगम विधि, अधिगम विधि मतलब बालक के अनुसार उचित अधिगम विधि का उपयोग कर सकते हैं हम। ठीक है। कक्षा को सीमित रख सकते हैं, कक्षा का सीमितीकरण, मतलब कक्षा का आकार सीमित रख सकते हैं, कम बच्चे रखना चाहिए, हमें सीमित होना चाहिए। ठीक है। थर्ड हम बोल सकते हैं कि हमें उसका आत्मविश्वास को बढ़ाते रहना चाहिए, आत्मविश्वास को बढ़ाते रहना चाहिए। फिर आ जाएगा कि हमें उसकी समस्या अनुसार, हम इसमें ऐसे पॉइंट्स लिख रहे हैं कि सभी में आ जाएगा कि समस्या अनुसार उसे सहायक सामग्री उपलब्ध किया जाए, सहायक सामग्री उपलब्ध की जाए। ठीक दिख रहा है कि नहीं? सहायक सामग्री उपलब्ध की जाए। ठीक है। फिर हम फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हैं, अनुभवी या फिर योग्य शिक्षक प्रशिक्षक होना चाहिए, शिक्षक प्रशिक्षकों को रखा जाए। ठीक है। हमें उनके प्रति प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना रखना चाहिए। ठीक है। हमें अवसर, जितने अवसर हम दे पाए हमें अवसर देना चाहिए। ठीक है। अवसर की उपलब्धता हो गई, हमें उनको क्या बोल सकते हैं, अभिप्रेरणा देना चाहिए, मोटिवेशन देते रहना चाहिए, अभिप्रेरणा देते रहना चाहिए। ठीक है। 9वां पॉइंट हो सकता है कि हमें स्वस्थ वातावरण देना चाहिए। ठीक है। वातावरण, इसमें विद्यालय का वातावरण वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट हम लिख सकते हैं, ये पॉइंट्स के अनुसार रहेगा कि हमें चिकित्सक और अभिभावक प्लस शिक्षक तीनों के सहयोग को, मतलब तीनों के समन्वय के साथ ही उसको शिक्षित करना चाहिए, मतलब उसे बाल केंद्रित शिक्षा देने का मतलब कोशिश करना चाहिए। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अधिगम निरोगी बालक के हो गया, परिभाषा हो गई, विशेषता, कारण और उपाय हो गए। मंदबुद्धि में यही हम अप्लाई करने वाले हैं, कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। हाँ, मंदबुद्धि में देखिए जैसे कि हमने इसको 3-4 उस में बांटा है, तो थोड़ा बहुत इसमें ये आ जाएगा भाई कि मंदबुद्धि बालक जो होता है उसका IQ कितना होता है, बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 25 के मध्य होती है। इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। मंद सीखने वाला, उसकी पूरी विशेषता यही आएगी। ठीक है। अल्प बुद्धि, इसको भी हम प्रशिक्षण के द्वारा जीविकोपार्जन जितना कुछ तो कर सकता है।
मूढ़ बुद्धि और जड़ बुद्धि बालक का कुछ नहीं किया जा सकता, इनका उपचार नहीं है, उपचार नहीं है। 2 पॉइंट इसमें अलग आएंगे। पहला तो ये उपचार नहीं है, ये 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, मंद बुद्धि में भी। और असमर्थ हैं, क्या है, असमर्थ हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि मंद सीखने वाले या अधिगम निरोगी बालक असमर्थ नहीं है, उन्हें बनाया जा सकता है, किंतु मंद बुद्धि बालक में जो मूढ़ बुद्धि और जड़ बुद्धि है वो असमर्थ हैं, उन्हें हम नहीं बड़ा कर सकते क्योंकि वो लोग पैदाइशी ऐसे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। फिर उनकी विशेषता आ गई। कारण में वही दोनों कारण आ जाएंगे, अनुवांशिकी कारण और पर्यावरणीय कारण, ठीक। मंद बुद्धि में भी पहचान भी उनमें यही पॉइंट्स आ जाएंगे कि अब योग्यता परीक्षण कर लो, भाषा परीक्षण कर लो, उपलब्धि परीक्षण कर लो या फिर साक्षात्कार कर लो। उनके उपाय में भी सेम उपाय आने वाले हैं मंद बुद्धि में भी, कि उचित अधिगम विधि का उपयोग करो, कक्षा का आकार सीमित करो, आत्मविश्वास को बढ़ाओ, समय से अनुसार सहायक सामग्री उपलब्ध कराओ, अनुभवी योग्य शिक्षकों को रखो, प्रेम सहानुभूति सहयोग दो, ठीक है। अवसर उन्हें अधिक अवसर प्रदान करो, अभिप्रेरणा समय समय पर अभिप्रेरित करते रहो, स्वस्थ वातावरण दो, चिकित्सक अभिभावक और शिक्षक का समन्वित बाल केंद्रित शिक्षा देने का प्रयास करो। तो ये हो जाएगा मंद बुद्धि का भी। क्लियर, ठीक है। तो बस इतना समझ लो कि जो मंद बुद्धि होता है वो इससे भी और कम है, ठीक है, इससे भी और कम है। समझ में आ गया। और सब इन दोनों से ज़्यादा कौन है, प्रतिभाशाली। मतलब सबसे पहले मंद बुद्धि आता है, फिर अधिगम निर्योग्य बालक आता है, फिर प्रतिभाशाली बालक आता है, ठीक। अब प्रतिभाशाली की वही परिभाषा क्या आ जाएगी कि वह बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से या उससे अधिक होती है वह प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। क्लियर। अब उसकी विशेषता क्या आ जाएगी कि उसमें सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, समायोजन में उसे कठिनाई नहीं होती, रचनात्मकता की अधिकता देखी गई है, स्मृति, तर्क, चिंतन, विश्लेषण, इन सभी की जो गति होती है वो सामान्य बालक से कहीं अधिक होती है। तो ये उसकी विशेषता आ जाएगी। उसके कारण क्या आ जाएंगे, अनुवांशिकी कारण, पर्यावरणीय कारण। अनुवांशिकी में हम लिख सकते हैं कि माता पिता का शिक्षित होना, ठीक है, मतलब अनुवांशिकी रूप से माता पिता का पूरा उसमें जीन्स आए हैं तो वो बालक प्रतिभाशाली होता है। पर्यावरणीय कारक आ जाएंगे, उसका सामाजिक वातावरण अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, शैक्षिक वातावरण अच्छा मिला, ठीक है, उसके नैतिक मूल्य जो मादक पदार्थों का सेवन, ये तो खैर नहीं भी लिखो तो चलेगा इसमें, ठीक। पहचान उसकी हम ऐसे कर सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हो, उपाय देखो ये उपाय इसके लिए तो नहीं आ सकते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली में कुछ अन्य उपाय हम देख सकते हैं, जैसे कि हम उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है, उसमें कक्षोन्नति हो, ठीक है। अगर बालक दूसरी कक्षा में चौथी कक्षा का कर रहा है तो हमें उसे कक्षोन्नति कर देना चाहिए, ठीक। फिर हमें उसको अधिक कार्य देना चाहिए, व्यक्तिगत अधिक कार्य देना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि हमें उसे ज़्यादा प्रायोगिक कार्य देना चाहिए, उसे ठीक है, उसकी रचनात्मकता को विकसित करने के लिए हमें उसे अधिक से अधिक व्यस्त रखना चाहिए, ठीक है, मतलब अवसर देना चाहिए, रचनात्मकता के अवसर देना चाहिए, ठीक। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि पाठ्य वस्तु का विस्तार करना चाहिए, इन द सेंस मतलब हमको सामान्य पाठ्य पुस्तक तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन हमको और अधिक उसको जो बोल सकते हैं रेफरेंस बुक होती हैं, रिसोर्स जो होते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमको उससे परिचय कराना चाहिए ताकि वो अपने ज्ञान का अधिक से अधिक डीप गहन अध्ययन कर सकें। क्लियर। देखिए, और ये बालक जो होते हैं वो सामाजिक रूप से कम घुल मिल रहते हैं, ठीक है, मतलब सामाजिक शिक्षा देना चाहिए क्योंकि ये पढ़ाई में ज़्यादा घुसे रहते हैं, उनमें सामाजिक शिक्षा की कमी पाई गई सामान्य रूप से, ठीक है, वो इतना जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। और अगर उनको सामाजिक शिक्षा दी जाए, समाज में जाने लगे धीरे धीरे, तो वो ऑटोमेटिक ही बहुत जल्दी उसको कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी IQ ज़्यादा है, ठीक है। और जो विद्यालय है, विद्यालय में हमें पर्याप्त सहायक सामग्री रखना चाहिए, मतलब इतनी सहायक सामग्री मतलब कि उसे पढ़ने में और अधिक पढ़ने के जो है लालसा, उसकी लालसा को तृप्त कर पाए हम, ऐसे हमें विद्यालय का वातावरण रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी प्रतिभाशाली, मतलब तीनों के हो गए, अधिगम निरोगी, मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली, ठीक। वाक विकार को देख लेते हैं, कितना मिनट हो गए, 19, ठीक है। वाक विकार नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं।
वाक विकार जो होता है ना, देखिए मेनली जो वाक विकार होता है वो पढ़ने में दिक्कत जाती है। ठीक है, 4 चीज़ होती है, सु, बो, प, ली। तो व्यक्ति को पढ़ने में दिक्कत जा रही है। ठीक, मेन इसका यही था। वाक विकार को हम पहले जो थे वर्ड ब्लाइंडनेस भी बोलते थे, वर्ड ब्लाइंडनेस भी इसको पहले बोला जाता था। ठीक है, इसमें मेनली पढ़ने में दिक्कत जाती थी, पर अभी जो उसकी मतलब मेन पढ़ने का है, लेकिन इस जो वाक विकार है उसमें बालक को किसी वस्तु को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें भी हम यही लाइन लिख सकते हैं कि भाई, ये हमने जो पहले लिखा था कि कोई भी बालक किसी चीज़ को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने पे जो संवेदना, भाव, विचार, चिंतन व्यक्त कर पाता है, वह ये डिस्लेक्सिक विकार में उसे समस्या उत्पन्न होती है। क्या होती है उसे? वाक विकार में उसे समस्या उत्पन्न होती है। ये ठीक समझ में आ गया? ठीक है, देखिए देखा जाए ना तो इनकी सीखने की, ये सामान्य बालक की तरह होते हैं। इन्हें सीखने की जो इच्छा है वो क्या होती है? सामान्य बालक की तरह होती है। लेकिन इनकी जो ग्रंथियाँ होती है, ठीक है, ग्रंथियाँ बोल सकते हैं, जो इनकी इंद्रिय शक्ति जो होती है वो क्षीण हो जाती है। सामान्य बालक के मतलब सामान्य रूप से नहीं कर पाती, क्षीण हो जाती है। ठीक है, बोल सकते हैं जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो बायां भाग जो होता है वो हमें इन सब में मदद करता है, सुबोपली में, पढ़ने लिखने में। तो इनका जो बायां भाग है उसमें कुछ भाग जो होते हैं वो निष्क्रिय पाए गए। क्या पाए गए? निष्क्रिय। कैसे लिखते हैं यार? निष्क्रिय पाए गए। ठीक है, इसलिए ये ऐसे हैं, मतलब इनकी इच्छा तो है लेकिन वो इतना पढ़ नहीं पाते। ठीक है, अगर वो व्यक्ति श बोलना चाहता है लेकिन उसके मुंह से स निकल रहा है, क्योंकि वो अपनी सेंसरी ऑर्गन जो है, टंग की जो सेंस है, वो मस्तिष्क से इतने अच्छे से कोरोलेट नहीं कर पा रही है। समझ में आ गया है? तो ये होता है वाक विकार। तो इसमें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने तीनों की आती है। ठीक है, इसमें अलग अलग होता है। अगर बेसिकली हम लिखने की बात करें तो वाक विकार में जब लिखने का जाए उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक है, ग्राफिया। और अगर मैथ्स की बात करें, अगर उसको गणना में दिक्कत आती है उसको बोलते हैं कैलकुलेशन टाइप का, डिसकैलकुलिया। ठीक, समझ में आ गया है? तो मेन जो इसके कारण होते हैं, इसका हम थोड़ा बहुत पैराग्राफ लिख लेंगे, और इसके जो कारण होते हैं, मेन कारण इनका अनुवांशिकी होता है। ठीक है, अनुवांशिकी होता है। और पर्यावरणीय कारण क्या हो सकता है? पर्यावरणीय कारण क्या हो सकता है भाई? पर्यावरणीय कारण ये हो सकता है कि उसके माता पिता अशिक्षित हैं, तो उनके जो बोलने का तरीका है वही बच्चा सुनता है। दिख रहा है ना? तो उनके जो बोलने का तरीका है वही बच्चा सुनता है, जैसा वो पढ़ते हैं वो वैसा ही लिखता है। ठीक है, तो ये पर्यावरणीय कारण किया जाएगा। कोई एक्सीडेंट वगैरह, दुर्घटना बच्चे के साथ हो चुकी है, या उसका मतलब मस्तिष्क उससे प्रभावित हुआ है, ठीक है, सर में उसे लगी है, तो ये सब चीज़ें उसके कारण आ जाएगा कि बच्चा ऐसा है। क्लियर? तो ये इसमें आ जाएगा इसका कारण। इसके उपचार क्या कर सकते हैं हम? उपचार हम क्या कर सकते हैं? इनको विशेष शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर सुनने की दिक्कत है तो उसे हम जो ईयर मशीन होती है वो लगवा सकते हैं। ठीक है, पढ़ने की दिक्कत है हम तो पढ़ने में क्या जाता है, और शिक्षक ज़ोर ज़ोर से बोलें, ठीक है, ताकि उसको भी समझ में आए, मतलब उसको सुन पाए, वो ठीक से क्लियर बोले, ज़्यादा गति से ना पढ़े। इसको मैं ऐसे समझा दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। ठीक है, तो जो एक तो विशेष शिक्षा दे सकते हो। ठीक है, दूसरा अपन मनोवैज्ञानिक तकनीक यूज़ कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक तकनीक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है सेंसरी शिक्षा दे सकते हो आप उसको, सेंसरी शिक्षा दे सकते हैं। सेंसरी शिक्षा में हमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं आप उसको स्पर्श कराकर, ठीक है, दिखाकर कोई चीज़ विजुअल जो होती है, ठीक है, सेंसरी शिक्षा बोलते हैं, या फिर इसको बहुसंवेदी शिक्षा बोलते हैं। मल्टी सेंसरी है, बहुसंवेदी शिक्षा बोलते हैं, वो दे सकते हो आप ऐसे बच्चों को। ठीक है, अगर उसको दिखने में वो ठीक से देख ही नहीं पा रहा है तो वो कैसे करेगा? तो आप ऐसे बच्चों के लिए बड़े प्रिंट वाले जो बुक्स होती हैं, ठीक है, आप बड़ा जो है श्यामपट्ट पर बड़ा लिख सकते हैं,
इसमें भी वही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए शिक्षक का। इसमें चिकित्सा का भी रोल काफ़ी जो कुछ होता है कि एक चिकित्सक की परामर्श हमें लेना आवश्यक है ऐसे बच्चों के लिए कि उसे दिक्कत क्या है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है। और अभिभावक ठीक है, इनके प्रति भी हमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग की भावना रखना चाहिए। ठीक है, विशेषज्ञों की सलाह लेना चाहिए, जो विशेषज्ञ शिक्षक होना चाहिए इनको पढ़ाने के लिए, मेन कि इनको पढ़ाया कैसे जाए। ठीक है, एक इसमें आपको जो एक चीज़ याद कर लीजिए, एक होती है आर्टन गलिंघम, इस विधि का उपयोग करना चाहिए, आर्टन गलिंघम। ठीक है, ये भी बहुसंवेदी कहाँ गया, बहुसंवेदी विधि है। ठीक है, तो ऐसी हम चीज़ें इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये होता है वाक विकार। क्लियर करें। अगर इसमें कोई भी दिक्कत जा रही हो आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।